Good morning, everyone. Welcome to Punjab Success Mantra. My name is Vinay Joshi and I will be taking care of your subject Geography. और इस वन कॉन्सेप्ट डे सीरीज में हमने पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रीवियसली मेंस में आए हुए सवालों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है और ये देखना है कि उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल आया है तो हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर दैट क्वेश्चन कि अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को अपने आंसर के स्वरूप में ढालना है तो किस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है. Alright, so today I will be picking an example from the paper of 2018 which has been conducted in the mains examination. और एक क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का सवाल है और 100 शब्द लिखने हैं. 10 मार्क्स के सवाल में इन्होंने 4 स्टेटमेंट्स पूछ ली हैं. तो स्टेटमेंट है फोएन, डिप्रेशन, सुनामी एंड रिश्टर स्केल. इनको परिभाषित करना है, शॉर्ट नोट लिखना है. तो इनमें से 2 स्टेटमेंट वी विल बी पिकिंग अप सुनामी एंड फोएन फॉर द डे. आज फोएन और सुनामी ये दोनों ऐसा अगर हमें इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है या उनके ऊपर 10 नंबर का भी सवाल आ जाता है तो हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सुनामी. तो सुनामी अगर एज अ आइडिया, एज अ कॉन्सेप्ट या एज अ क्वेश्चन हमको पूछा गया जाता है पीसीएस एग्जामिनेशन में, तो हमने उसके अंदर उसको अगर स्ट्रक्चर करेंगे तो दिस इज हाउ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड. तो इसमें हमने सुनामी को परिभाषित करना है. वी आर सपोज टू राइट अ वेरी गुड डेफिनेशन ऑफ सुनामी. फिर हमने बताना है कॉन्सेप्चुअल प्लेन पे किस प्रकार से सुनामी बनता है. तो यहाँ पे प्योर ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे क्योंकि ज्योग्राफी की डोमेन से है. फिर हमने डायग्राम में, वर्ल्ड डायग्राम में बताना है कि दुनिया में सुनामी कहाँ आ सकते हैं या कहाँ आते हैं. फिर लास्ट पार्ट होता है कि कैसे इसको करंट के साथ रिलेट करो, क्योंकि इफ दिस क्वेश्चन हैज बीन पुट अप इन द एग्जामिनेशन दैट मींस देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी दिस क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट would had been in current affair in the past, in the recent past. तो अगर ये recent past में current affair pop up हुआ है तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर दुनिया में कहीं स्ट्रॉन्ग सुनामी आई है, हिंदुस्तान में कहीं सुनामी आई है तो उसके बारे में हम लोग बताएं. तो सबसे पहले अगर परिभाषा करें सुनामी की तो वी आर सपोज टू डिफाइन सुनामी एज अ कि दीज आर हाई एम्पलीट्यूड वेव्स जो कि डिवास्ट्रेशन करती हैं इन दी कोस्टल एरियाज. और इनके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं दुनिया में जहां पे सुनामी वेव्स हिट करती हैं. और ज्योग्राफिकल परिभाषाओं में अगर बात करें तो दीज पर्टिकुलर रीजन्स आर वेयर ओशनिक प्लेट्स आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो ये प्लेट टेक्टोनिक से डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है सुनामी. तो सुनामी को हमने सिंपल लिखा कि बहुत हाई, बहुत ऊंची वेव्स हैं जो कोस्टल फ्लडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन करती हैं. और ये जो ट्रिगर्ड होती हैं ये अंडरग्राउंड अर्थक्वेक इन द ट्रेंचेस से ट्रिगर्ड होती है जहां ओशनिक कोलिजन होता है. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन सुनामी. अगर पूछा जाए सुनामी बनती कैसे है तो सिंपल प्लेट टेक्टोनिक के कॉन्सेप्ट है, उसको आपने लिखना है कि हमारी एक प्लेट है ओशनिक प्लेट O1, दूसरी प्लेट है ओशनिक जिसका नाम है O2. ये दोनों प्लेट बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस या बिकॉज ऑफ द थर्मल कन्वेक्टिव करंट ये प्लेट आपस में एक दूसरे के करीब जा रही हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं. जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है यही पॉइंट ऑफ कोलिजन बनेगा आपका अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, जहां पे अर्थक्वेक इरप्ट होगा. अर्थक्वेक यहां पे आएगा तो अर्थक्वेक से जो ट्रिगर प्रोड्यूस होंगे, जो ट्रेमर्स प्रोड्यूस होंगे, उससे इन दोनों ओशन के ऊपर रखा हुआ वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा. ओपन सी में ये मात्र हलचल की फॉर्मेट में दिखाई देगा, लेकिन हमको पता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो स्लोप है वो कम होता है और धीरे धीरे जब ये स्लो मूविंग, ये कम एम्पलीट्यूड का वाटर कोस्टल एरियाज में जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर वेव टॉपल करेंगी और इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और यहां पे इसको सुनामी बोला जाएगा. तो दिस इज हाउ सुनामीज आर फॉर्म्ड कि दीज आर नथिंग बट द earthquake which has been produced in under the trenches because of the oceanic collision. इस प्रकार से सुनामी प्रोड्यूस हो जाएगा. तो what we have covered the definition of tsunami, we have covered how these tsunamis are triggered. अब इनकी दुनिया में कुछ स्पेसिफिक रीजन है. जब हम प्लेट टेक्टोनिक को याद करते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया में अगर पैसिफिक प्लेट, क्योंकि पैसिफिक प्लेट के अराउंड सबसे ज्यादा कोलिजन है, तो हम देखते हैं कि अगर दुनिया में इफ दिस इज इंडिया और ये जो है एशिया वाला पार्ट है, तो जहां पर भी जैपनीज आइलैंड है, हमारे फिलीपींस के आइलैंड है, इंडोनेशियंस आइलैंड है, यहां पे लगातार एक्टिव कोलिजन है बिटवीन दी पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. इन प्लेट के कोलिजन से यहाँ पे दुनिया की सारी
ट्रेंचेस भी यही हैं, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स है, क्योंकि जब जब कोलिजन होगा तो ट्रेंचेस फॉर्म होंगी, ट्रेंचेस फॉर्म होगी तो यहाँ से वुल्केनिज्म वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म होंगे, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होंगे और सुनामी प्रोड्यूस होंगे। ये सारे इफेक्ट एक साथ एक दूसरे के साथ ही सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं कि ट्रेंचेस विल बी प्रोड्यूस वॉल्केनिक इरप्शन, और इन ही से इन फ्यूचर आपके वॉल्केनिक आइलैंड या मिड ओशनिक आइलैंड जैसे जापान है, फिलीपींस है, कुरिल आइलैंड है, इंडोनेशियन आइलैंड है, ये सारे वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही बने हैं। अर्थक्वेक यहाँ लगातार आते रहते हैं और अर्थक्वेक अगर अंडरग्राउंड आ जाएगा तो सुनामी भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस प्रकार से रीजन्स ऑफ सुनामी प्रिडिक्टेड है। अगर करंट से रिलेट किया जाए, नियर फ्यूचर में 2015 में जब हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क बना था तो 2013 में बहुत जबरदस्त एक सुनामी जापान का आया था, जिसमें उनके न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज भी फेल हो गई थी और लीक आउट हुई थी, डिवास्टेशन काफी हाई था। हिंदुस्तान की बात करेंगे तो सन 2004 दिसंबर में एक सुनामी इंडोनेशियन कोस्ट में आया था, सुमात्रा के पास में, और उसने इंडिया को भी बहुत इंपैक्ट किया था, अंडमान के आइलैंड्स को बहुत इंपैक्ट किया था। तो ये करंट के भी सुनामी के एग्जांपल्स हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो दिस इज द पिक्चर वी कुड एबल टू ड्रॉ कि ये जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है बिटवीन वन प्लेट एंड द अनदर प्लेट, दिस पॉइंट ऑफ कोलिजन will trigger earthquake and tsunami will be the consequent phenomena। इस तरह से सुनामी अंडरग्राउंड लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो पूरा जोन है, जिसको जोन ऑफ सबडक्शन बोला जाता है, या इसको ज्योग्राफिकल परिभाषा में बेनी ऑफ जोन बोला जाता है, यहाँ पे सुनामी ट्रिगर्ड होते हैं। और वॉल्केनिक आइलैंड, जैसा कि मैंने बताया था, वॉल्केनिक आइलैंड उन जगहों पर बनते हैं जहां ट्रेंचेस बनेगी, मेल्टिंग ऑफ लावा विल बी देयर एंड ऊजिंग आउट ऑफ लावा विल अकर। तो दीज आर द एरियाज वेयर सुनामी कुड अकर। ये देखिए, आप एक एनिमेटेड जीएफ वीडियो के द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक वर्क करती है। और इस प्लेट टेक्टोनिक की वजह से आप देखेंगे देयर इज अ मेल्टिंग ऑफ लावा एंड ऊजिंग आउट ऑफ लावा। दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे सबडक्शन हो रही है, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल ट्रिगर अर्थक्वेक इनसाइड द ट्रेंचेस। ऑलराइट, एक और अब रीजन्स देखिए सुनामी के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जापान के ये जो सारे आइलैंड्स हैं, जापानीज आइलैंड्स, सुनामी आ सकता है कुरिल आइलैंड, क्योंकि यहीं पे ही ट्रेंचेस हैं जहां एक्टिव सबडक्शन चल रही है। ये आपके इंडोनेशियन आइलैंड है। तो दीज आर द एक्टिव एरियाज ऑफ सुनामी। तो यहां सुनामी आमतौर पर प्रोड्यूस होता है। तो हमने क्वेश्चन में क्या देखा, परिभाषा देखी सुनामी की, हाउ दी सुनामीज आर फॉर्म्ड, रीजन्स ऑफ सुनामी। ऑलराइट, इस तरह से आप सुनामी को देख सकते हैं। एक जीआईएफ है, जापान में ये रिकॉर्ड हुआ था। और सुनामी का डिस्ट्रक्शन देखिए, एक बार वेव्स की आप हाइट देखिए तो दीज आर वेरी वेरी हाई एम्पलीट्यूड वेव्स, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। 13 to 15 मीटर हाइट इनकी एवरेज होती है। 13 मीटर का मतलब है तकरीबन 5 माला, एटलीस्ट 5 फ्लोर तक इनकी ऊंचाई होती है। तो आप समझिए कोस्टल एरियाज में बहुत अंदर तक एनक्रोच करके डिवास्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक फोटोग्राफ है, डरावनी फोटोग्राफ है, जिस प्रकार से सुनामी प्रोड्यूस होती है और हिट करती है कोस्टल एरियाज को। एंड जापान, सिंस इट इज ऑन द जंक्शन ऑफ टू प्लेट्स, तो ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट फिनोमिना है जापान में, अर्थक्वेक, सुनामी एंड वुल्केनिज्म। चलो, मूविंग अहेड टू द वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि पेपर में पूछा गया, फोएन एंड चिनूक, इनके ऊपर पूछा गया। फोएन को बेसिकली टारगेट किया गया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े तो इनके लिए एक नाम है, दीज आर नोन एज कैटाबैटिक विंड। कैटाबैटिक विंड का मतलब है वे हवाएं जो नीचे पहाड़ से नीचे उतरते वक्त वार्म एंड ड्राई हो जाती हैं। तो फोएन्स आर वार्म एंड ड्राई विंड्स। लेकिन बोला जाता है कहां चलती हैं, तो हम बोलेंगे जी एल्प्स में चलती है। तो इसके लिए भी सेम स्ट्रक्चर पड़ेगा। स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चन का देखा जाए तो हम स्ट्रक्चर में क्या बताएंगे, फोएन क्या होती है, कैसे ये बनती है, कहां पे ये चलती है। तो इस स्ट्रक्चर में इसको आंसर करना पड़ेगा। तो फोएन के लिए हम बोलेंगे दीज आर लोकल विंड्स, ज्योग्राफिकल परिभाषा बोलेंगे दीज आर लोकल विंड्स इन ब्लोइंग ओवर द एल्प्स रीजन ऑफ यूरोप एंड दीज आर वार्म एंड ड्राई विंड्स। और अगर इनका टेम्परेचर पूछा जाए, टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, आप बोलोगे 4 डिग्री सेल्सियस में ये हाउ दे आर वार्म एंड ड्राई विंड। ये जो वार्म एंड ड्राई की परिभाषा है ये रिलेटिव है। जिस समय में ये एल्प्स के पहाड़ों से उतरती है उस समय इनका टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, लेकिन उस समय इन पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है जिसका टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है। तो इट इज अ स्नो बाउंडेड एरियाज, यहां पे बहुत ज्यादा स्नो है। दैट्स व्हाई दीज विंड्स मेनी अ टाइम्स हैज बीन कॉल्ड एज स्नो ईटर, क्योंकि ये स्नो का टेम्परेचर -10 है। तो दीज आर 4 डिग्री सेल्सियस, तो रिलेटिवली गर्म है।
इसलिए ये स्नो की मेल्टिंग करती हैं। तो स्नो की मेल्टिंग करने से वो जो सारे प्रेरीज के ग्रासलैंड, इनके सॉरी यहाँ के जो हमने स्टेपीज के ग्रासलैंड सुना है, दीज स्टेपीज ग्रासलैंड्स गेट ओपन फॉर द सोइंग ऑफ विंटर व्हीट। और यहाँ पे एक बार ग्रासलैंड से मेल्ट हो जाती है स्नो, तो यहाँ पे गेहूं की फसल लगाई जा सकती है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो स्नो ईटर इनका नाम रखा गया। तो फिर से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ्लोएम क्या होती है। ये वार्म एंड ड्राई विंड है ब्लोइंग ओवर द एल्प्स माउंटेन्स इन द यूरोप, और टेम्परेचर तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस है। स्नो ईटर नाम से पुकारा जाता है। कैसे बनती है? एडियाबैटिक हीटिंग इज द प्रोसेस। ज्योग्राफिकल भाषा यूज करेंगे तो एडियाबैटिक हीटिंग क्या होता है एज अ कॉन्सेप्चुअल? हमें पता है जब जब एयर ऊपर की तरफ को मूव करती है, क्योंकि ऊपर की तरफ एयर में एट द हायर ऑल्टीट्यूड वी कुड ऑब्जर्व द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लेस। Since the density and the concentration of the atmosphere is less, as the air parcel is rising upward, it has a tendency to expand its volume. Because आसपास से उस पे प्रेशर नहीं लग रहा एयर का, क्योंकि प्रेशर नहीं लग रहा, it will expand. Since it will expand, its temperature decreases. तो इस प्रोसेस को when the rising air parcel will experience a fall in temperature because of its expansion in volume, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक कूलिंग। टेम्परेचर तो घट रहा है, कूलिंग हो रहा है। एडियाबैटिक का मतलब है ये जो सारा टेम्परेचर का डिप है, दिस ड्रॉप इन टेम्परेचर इज नॉट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द एयर बट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। तो इट हैज बीन सेल्फ ड्रिवन। तो दिस डिप इन टेम्परेचर इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एयर वॉल्यूम। इसलिए इस प्रोसेस का नाम रखा एडियाबैटिक हीटिंग, कूलिंग। जब ये एयर पार्सल दोबारा से नीचे बैठता है, तो दोबारा से जब ये नीचे बैठेगा तो आसपास, सिंस डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर नियर टू द अर्थ सरफेस, दिस एयर पार्सल विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर प्रेशर फ्रॉम सराउंडिंग। दैट्स व्हाई इट विल गेट श्रिंक। द वॉल्यूम ऑफ द एयर पार्सल विल गेट श्रिंक, एंड बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग एयर its temperature will increase, and this process is known as heating, but adiabatic heating, because its surrounding is not responsible for transferring the heat. It is getting heated because of its decrease in volume. So since its decrease in volume is totally self-driven, it's self-triggered, that's why this process is adiabatic in its very character. तो adiabatic heating इसको बोला जाएगा। तो adiabatic heating के कारण ये फोन, ये चिनूक सिमिलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये यूएसए के रॉकीज में चलता है। फोएन यूरोप के एल्प्स में चलती है, स्विट्जरलैंड की विंड से। तो इस तरह से इनको समझाएंगे। रीजन्स बताया कहां पे चलती हैं, कैसे चलती हैं, ये भी बताया। अब क्योंकि ज्योग्राफी का सवाल है, डायग्राम बहुत अनिवार्य है, तो दिस कुड बी द डायग्राम कि व्हेन द एयर पार्सल विल राइज अपवर्ड बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन बैरियर ऑफ एल्प्स, तो इट विल एक्सपीरियंस ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। देखो टर्म सारे टेक्निकल शब्द हैं। ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग, ऑरोग्राफिक का मतलब होता है पहाड़, ऑरो, ठीक है। ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग, पहाड़ के कारण हवा का ऊपर को उठना। जैसे ही हवा ऊपर को उठेगी, इट विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक कूलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस एडियाबैटिक कूलिंग यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एक तरफ बारिश होगी, और इस साइड को बोला जाता है विंडवर्ड साइड, जहां से हवा ने टकराव किया। तो विंडवर्ड साइड, यहां पे हमेशा बारिशें होंगी। दूसरी तरफ जहां एयर डिसेंड करेगी, इस साइड को हमेशा बोला जाता है लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में हवाएं नीचे को उतरती हैं, और लीवर्ड साइड में उतरती हुई हवाएं एडियाबैटिक हीटिंग के प्रोसेस में जाती है, और जैसे जैसे उतरेंगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ये वहां की स्नो को मेल्ट कर देंगी। एंड दीज विंड्स आर नोन एज एंड कैटियाबैटिक विंड्स। इस तरफ से आप GIF डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। सी दिस इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब एयर ऊपर को चढ़ेगी, लेट्स रिपीट इट अगेन, 15 डिग्री, 13 डिग्री, 11 डिग्री, 9 डिग्री, 7, 5, 3, अब टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। तो यहां पे इस पॉइंट पे इनको बोला जाएगा दीज आर नथिंग बट द फोएन और चिनूक, वेयर दे विल एक्सपीरियंस वार्म एंड ड्राई एयर। ऑलरेडी ड्राई क्यों? क्योंकि यहां इन्होंने मॉइस्चर अपना शेड कर दिया। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि एक तरफ कैसे बादलों का बनना है। विंडवर्ड साइड में वी विल ऑब्जर्व क्लाउड फॉर्मेशन, व्हाइल ऑन द अदर लीवर्ड साइड वी कुड ऑब्जर्व कि विंड्स आर वार्म एंड ड्राई। वो सूखी हुई हैं क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, मॉइस्चर उनका ड्राई अप हो गया है, और वार्म इसलिए है क्योंकि एडियाबैटिक हीटिंग हो चुकी है।
तो दिस इज हाउ दे हैव बीन एक्सप्लेन. तो ऑलराइट, तो दीज आर द टू क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड फॉर द डे. वन इज कि कैसे सुनामी बनते हैं, सेकंड वन इज हाउ फोन विंड्स आर ब्लोइंग, रीजन फॉर देयर फॉर्मेशन, रीजन्स ऑफ देयर ब्लोइंग. ऑलराइट, तो आज इतना ही करते हैं. हम हर ट्यूसडे को ज्योग्राफी का वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज करते हैं. ऐसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टीज आपके साथ प्रीवियस ईयर पीसीएस के मेंस में आए हुए सवालों को डिस्कस करते हैं. ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट.